ज्ञान एवं पाठचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम। हमारा जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान एवं पाठचर्या। तो इसकी पहली अध्याय हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय जो हम लोग का क्या है थोड़ा सा देखते हैं। पहला अध्याय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। खंड ब्लॉक 1 पहला इकाई में हम लोग का जो है ज्ञान मीमांसा, अर्थ, कार्य एवं महत्व, ज्ञान और कौशल में अंतर, शिक्षण तथा परीक्षण में अंतर, ज्ञान और सूचना में अंतर तथा तर्क एवं विश्वास में अंतर। यहाँ पर हम लोग ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ना है, जिसका अर्थ है, कार्य है, महत्व है, ज्ञान और कौशल में अंतर है, शिक्षण है तथा परीक्षण में भी अंतर है, ज्ञान और सूचना में अंतर है तथा तर्क और विश्वास में अंतर है। ये हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा का अर्थ पढ़ेंगे, ज्ञान क्या है, दर्शन और ज्ञान मीमांसा क्या है, सामान्य ज्ञान, ज्ञान मीमांसा के कार्य, ज्ञान मीमांसा के महत्व को पढ़ेंगे, ज्ञान और कौशल में अंतर पढ़ेंगे, शिक्षण और परीक्षण में अंतर पढ़ेंगे, ज्ञान और सूचना में अंतर पढ़ेंगे, तर्क और विश्वास में अंतर, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे, संदर्भ ग्रंथ की सूची को देखेंगे और नियमात्मक प्रश्न जो है निबंध की तरह लिखने का जो प्रश्न है उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना 1.1 दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन समस्या ज्ञान से संबंधित है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण और कठिन समस्या जो है ना वो ज्ञान से संबंधित है। दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा विद्या के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, संरचना, उद्भव, विकास और ज्ञान की कसौटियों अथवा प्रतिमानों का विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा समस्याओं, अनुभव और बुद्धि के स्वरूप पर अनुशीतलन करने में उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे समक्ष ज्ञान से संबंधित कई प्रश्न उठते हैं। जैसे तुम कैसे जानते हो, जैसे तुम कैसे जानते हो, अर्थात ज्ञान कैसे संभव है, अर्थात ज्ञान को कैसे संभव है उसके बारे में जानना है। मानव ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये सारे हम लोग अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्या जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव मस्तिष्क सक्षम है, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है क्या वास्तव में ज्ञान अर्जित करने के लिए सक्षम है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। क्या हम कोई ऐसा ज्ञान रखते हैं जिस पर हम निर्भर करें, या केवल लोकमत या अंदाजों से ही संतुष्ट रहना चाहिए। क्या हमें अतथ्यपूर्ण अनुभव तक सीमित रहना चाहिए, या हम इस योग भी हैं कि इंद्रियों के जो कुछ भी प्रकट करती है उसके परे भी जा सकते हैं। अर्थात क्या हम इंद्रिय जगत से परे किसी जगत का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो हमारी इंद्रिय जगत है उससे भी आगे हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्र की जिस शाखा में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है उसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। इसको हम लोग जो है कि क्या कहा जाएगा, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। मतलब ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी जो खोज वोज जो किया जाता है उसी को ज्ञान मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसका उद्देश्य देखते हैं कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे वो देखिए, इस इकाई का अध्ययन के पश्चात, मतलब इस इकाई को जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद जो है ज्ञान मीमांसा का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे। मतलब ज्ञान मीमांसा का अर्थ जो हम लोग समझ सकते हैं और उसकी जो परिभाषा हम लोग जो है कि बता सकते हैं। दर्शन और ज्ञान मीमांसा के संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। ज्ञान मीमांसा के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान और कौशल में अंतर कर सकेंगे, मतलब ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण को परिभाषित कर सकेंगे एवं इसमें विभेद कर सकेंगे। मतलब जो है कि हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण को जो है, शिक्षण क्या है उसकी परिभाषा दे सकते हैं, प्रशिक्षण क्या है उसका परिभाषा दे सकते हैं और इसके विभेदीकरण मतलब इसका भेद कर सकते हैं। ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ज्ञान क्या है और सूचना क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, इसकी विशेषता या फिर इसका अंतर स्पष्ट हम लोग जो है अपने तर्क के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद जो है 8वां पॉइंट हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे तर्क और विश्वास को परिभाषित कर सकेंगे एवं इनमें विभेद स्पष्ट कर सकेंगे। मतलब तर्क जो है वो जो हम लोग देख सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, और विश्वास, तर्क और विश्वास में क्या अंतर है उसका परिभाषा और अंतर दोनों हम लोग समझ सकते हैं। ज्ञान और कौशल को परिभाषित कर सकते हैं, ज्ञान की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं और कौशल का जो परिभाषा देख सकते हैं। ज्ञान मीमांसा का अर्थ, ज्ञान मीमांसा के लिए एक विशेष अंग्रेजी का पद एपिस्टेमोलॉजी का प्रयोग में लाया जाता है, जो ग्रीक शब्द के एपिसोड और लोगोस से बना है। एपिसोड का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, तथा लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान से होता है। अतः एपिसोटोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान
ज्ञान का विज्ञान का सिद्धांत। इसमें ज्ञान की विवेचना को ज्ञान मीमांसा की जाती है। ज्ञान मीमांसा में 3 प्रमुख प्रश्न समाहित हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान के स्रोत क्या है। पहला प्रश्न जो हम लोग को जो है वो क्या है, ज्ञान का स्रोत जो है क्या है। इसके बाद वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है। वास्तविक ज्ञान जो है वो कहाँ से आता है, अथवा हम कैसे जानते हैं। यह प्रश्न ज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। क्या मन के बाहर कोई वास्तविक संसार है, और यदि ऐसा है तो क्या हम उसे जान सकते हैं। मतलब ज्ञान जो है, मन के बाहर यदि कोई संसार है तो संसार को हम लोग जान सकते हैं या नहीं जान सकते, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानना है और पढ़ना है। यह प्रश्न अभ्यास बनाम सत्य का है। ये जो है कि आभास, मतलब जो हम लोग आभास करते हैं, जिस प्रकार से जो है आभास जो करते हैं, और सत्य मतलब कि सत्य पर आधारित है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान हमारा ज्ञान वैभव का प्रमाणिक है। मतलब ज्ञान जो है प्रमाणिक है, वेद है, मतलब क्या उस पर सत्यता है, प्रमाणित है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार हम सत्य और भ्रम में भेद कर सकते हैं। किस प्रकार हम लोग जो सत्य जो है, सत्य चीज़ है उसको, और भ्रम जो हम लोग भ्रम जो है उस चीज़ में भेद कर सकते हैं। सत्य और भ्रम को जो है कि भेद करना बहुत ही जरूरी होता है आज के समय में, उसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं। यह प्रश्न सत्य की परीक्षा या सत्य की कसौटी का है, या सत्य की सत्यपनता से संबंधित प्रश्न है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत 3 समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ज्ञान मीमांसा जो है उसके अंतर्गत 3 समस्याओं का जो है कि अध्ययन किया जाता है। पहला जो है ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप। पहला जो है उसको 1 नंबर में आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान मीमांसा में पहला जो अध्ययन किया जाता है उसका नाम है ज्ञान की उत्पत्ति। दूसरा जो है ज्ञान का स्वरूप, और ज्ञान की सत्यता की कसौटी या ज्ञान की प्रामाणिकता। ये 3 चीज़ जो है कि महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप, और ज्ञान की सत्यता की कसौटी, ज्ञान की प्रामाणिकता। दर्शन का तीसरा मूलभूत प्रश्न ज्ञान से संबंधित होता है, और ज्ञान की विवेचना ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। एवं ज्ञान मीमांसा बहुतता तत्व मीमांसा से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए यदि जगत के संबंध में हमारा चिंतन भौतिकवादी हो तो ज्ञान प्राप्ति के साधन भी प्रत्यक्ष इंद्रियों ज्ञान से जुड़े हुए होंगे। ज्ञान की प्राप्ति विधियों की वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार होगी तथा केवल प्रत्यक्ष ज्ञान की ही माना जाएगा। दूसरी तरफ यदि जगत को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार किया जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति की विद्या तर्क का प्रक तथा सहज ज्ञान से संबंधित होगा। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है, ज्ञान क्या है। यहाँ पर जो है कि सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान है क्या। तो ज्ञान क्या है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ज्ञान मीमांसा का ध्येय ज्ञान है, धैर्य बना के रखने, जैसे हम लोग बोलते हैं धैर्य बना के रखो, तो उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान मीमांसा का धैर्य ज्ञान है। धैर्य ज्ञात और ध्येय के संबंध की व्याख्या करना है। विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने दार्शनिक विचारों के आधार पर चिंतन किया है। जैसे देकार्ते ने अपने अनुभव को विश्लेषण से चिंतन आरंभ किया है, परंतु इसका मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है, मानव जो है वो क्या है, समाज का ही व्यक्ति है, तो समाज का ही प्राणी है, जीवित प्राणी है। अतः उसका अनुभव शून्य में नहीं विकसित होता। मतलब जो भी मनुष्य है, जो भी मानव है, जो भी प्राणी है, उसका जो अनुभव जो है वो शून्य नहीं होता है, कभी भी शून्य नहीं होगा। इसी प्रकार प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने अपना मत इस संदर्भ में संवादों के व्यक्त किया है। इन्होंने संवाद में एक से अधिक चेतनाओं का अस्तित्व स्वीकार किया है। इसी के लिए विभिन्न दार्शनिक विवेचना में ज्ञान मीमांसा संदीप विवेचना को कोई सर्वमान्य अवधारणा विकसित नहीं कर सकी है। इस कारण सभी दार्शनिक ज्ञान का अपना अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं, वह असंगत मानते हैं, परंतु इसमें निम्नलिखित स्वीकृतियां भी निहित मानते हैं। ज्ञान से ज्ञाता अज्ञेय हो सकता है, किंतु ज्ञान का अस्तित्व है। ज्ञान एक से अधिक ज्ञाताओं के संसर्ग का फल है। ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञान से भिन्न है। प्रत्येक धारणा अपने मत को सत्य एवं प्रामाणिक स्वीकार करती सकती है, परंतु ज्ञान मीमांसा इस दावे को उचित जांच प्रमाणों के बिना स्वीकार नहीं करती है। ज्ञान की अवधारणा पर चिंतन करने से पहले ज्ञान के स्वरूप को चिंतन करना आवश्यक है। मतलब हम लोग ज्ञान के बारे में जानने से पहले जो है ज्ञान के स्वरूप को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज्ञान मीमांसा के दार्शनिक विवेचन में कुछ यक्ष प्रश्न सदैव निहित रहते हैं। कुछ प्रश्न जो है कि हमारे अंदर
निहित हैं, हम लोग के मन में जो आते हैं। तो जिसमें से ज्ञान के बारे में जो देखा जाए तो पहला ही सवाल जो होता है, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, ये दूसरा सवाल है। ज्ञान प्राप्त कैसे मानव को प्राप्त होता है, मतलब जो है ज्ञान जो है कैसे कैसे मानव को प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जो है कि यहाँ पर चर्चाएँ करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम लोग चर्चाएँ नहीं करेंगे। मानव ज्ञान की सीमाएं क्या हैं? मानव का जो ज्ञान है उसका कोई सीमा है, कोई अंत है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। ज्ञान का स्वरूप के बारे में हम लोग टाइटल को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानव में यह समान परिपट्टी विद्यमान होती है कि वह संपत्ति, विश्वास और ज्ञान से संबंधित या किसी संवाद या विचार का धारणा का श्रवण करता है या उस पर अपना चिंतन करता है, तो उस संदर्भ में मानव का वृत्ति समानता इस प्रकार प्रकट होती है। पहला पॉइंट, संवाद या विचार या धारणा को सत्य स्वीकार करें या उसे असत्य समझकर अस्वीकार करें। मतलब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है तो आप वो चीज़ को आप सत्य भी मान सकते हैं और असत्य मान सकते हैं। तो व्यक्ति के बीच में जो है आप कोई बोला तो इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति उसको सत्य मान सकता है या तो फिर उसको जो है कि असत्य भी मान सकता है। तो यही एक पहला पॉइंट है। सत्य और असत्य या अविश्वास की स्थिति में ज्ञान की वृद्धि संदेहात्मक प्रतीक होता है। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोला तो उसमें जो है हम लोग कभी कभी जो है सत्य मान लेते हैं, और सत्य मानते हैं तो विश्वास के कारण से मानते हैं, और असत्य मानते हैं तो अविश्वास के कारण मानते हैं। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसकी बातों को हम लोग सत्य मान लेते हैं, यदि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उसकी बातों को जो है कि हम लोग असत्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही साधारण वाक्य था जो आप लोग समझ ही चुके होंगे, और हम पढ़ा रहे हैं तो और जल्दी समझ चुके होंगे, है कि नहीं। प्रमाण या विश्वास के आधार न होने पर भी काल्पनिक अनुमानात्मक रूप में सत्य मान लेना। मतलब यदि आप किसी ऐसा व्यक्ति है जो आप उसको कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं, कभी पहचाने नहीं, कभी मालूम नहीं कौन है क्या है, लेकिन अपने अनुमान के माध्यम से भी हम लोग जो है कि सत्य और असत्य मानते हैं। मतलब अनुमान लगाते हैं कि नहीं ये व्यक्ति जो है सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। तो ये भी जो है कि बहुत बड़ी चीज़ है। संवाद या विचार का धारणा पर आधारित ज्ञान के स्वरूप को निश्चित कर पाना संभव नहीं प्रतीत होता है। इनको लेकर जितने भी चिंतन हुए हैं सभी ने अपने अपने तरीकों से विवेचना प्रस्तुत की है। किसी को सत्य व प्रमाणिक स्वीकार किया जाए इसके कोई निर्धारित व सर्वमान्य मापदंड नहीं प्रमाणभुक्त होते हैं। सबसे निचले स्तर पर सामायिक संस्कृति रखा जाता है, इसे सम्मतित भी कहते हैं। यह स्वीकृति किन्हीं निश्चित प्रमाणों पर आधारित नहीं होती है। सम्मति पर आधारित धारणा स्वयं पर धार्मिक व व्यक्तिगत विश्वासों पर समाहित रहती है। ज्ञान सबके लिए एक सा अर्थात धरातल नहीं प्रदान कर सकता है। जो ज्ञान है सबके लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता। सारे लोगों को जो हम लोग कोई भी बात करते हैं तो बात में जो है कि हर लोग एक जैसा नहीं मानता और एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो ज्ञान एक जैसा सबके लिए कैसे हो सकता है। सबके लिए कुछ ना कुछ तो अलग होगा। ज्ञान क्या है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्ञान क्या है। ज्ञान के अर्थ से वास्तविकता के किसी पक्ष के प्रति जागरूकता तथा समझ से है जो कि सत्य विश्वास पर आधारित हो, या स्पष्ट सुबोध सूचना या तथ्य है जो कि तार्किक प्रक्रिया के अनुप्रयोग के द्वारा वास्तविकता के प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक दार्शनिक उपागम के अंतर्गत ज्ञान के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक एवं पर्याप्त माना गया। मतलब कि ज्ञान को जो है कि कम से कम 3 चीज़ से गुजरना जो पड़ता है उसके अनुसार देखते हैं। इसके अनुसार ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है कि ज्ञान साक्ष्य पर आधारित सत्य विश्वास, ये तीनों शर्तें निम्न हैं। पहला है सत्य विश्वास प्रमाणिक और तर्कसंगतता। मतलब किसी वस्तु और किसी चीज़ को हम लोग यदि जानते हैं समझते हैं तो उसमें हम लोग विश्वास है या नहीं है, तर्कता होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, सारे चीज़ होना बहुत ही आवश्यक है। अमुक तीनों शर्तों प्रतिवेश संबंधी ज्ञान के संदर्भ में अधिक तर्कसंगत मानी जाती है। पहली शर्त के अनुसार किसी प्रति के लिए प्राथमिक है कि वह सत्य हो। किसी प्रत्यात्मिक को जानने के लिए अंश के रूप में उस प्रत्यय का सत्य होना समाहित होता है। इसके विरुद्ध किसी प्रतिवाप्ति में विश्वास होना और प्रतिवाप्ति की असत्य होना संभव है। विश्वास में सामान्यतः 2 गुण माने जाते हैं, पहला सत्यता, दूसरा जो है असत्यता। कुछ दार्शनिक का मत है कि सत्यता एवं असत्य विश्वास का गुण न होकर प्रतिवाप्तियों का गुण है। इनका मानना है कि विश्वास भी एक प्रतिवाप्ति संबंधित दृष्टिकोण है। किसी प्रतिवाप्ति का सत्य होना
ही ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्राप्ति का सत्य होने के साथ साथ उसे विश्वसनीय होना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी प्राप्ति में विश्वास करना उस प्राप्ति के सत्य होने से परिभाषित विशेषता नहीं है, किंतु एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शर्त। ज्ञान की तीसरी शर्त साक्ष्य में संबंधित है। ज्ञाता के पास जय प्राप्ति के विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। इसी ज्ञान प्राप्ति के विश्वास करने के साक्ष्य की मात्राएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मतलब क्या है कि जो हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो जो उसमें बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हो सकती है। कुछ साक्ष्यों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वह किसी प्रत्याप्ति के प्रमाणीकरण की गारंटी तो देते हैं किंतु उसकी सत्यता की गारंटी नहीं दे पाते। मतलब कभी कभी हम लोग जो है कि उसकी बातों को जो है कि समझते हैं, लेकिन उसकी जो प्रामाणिकता मतलब उसे प्रमाणित करना जो है कि संभव नहीं हो पाता है। इन्हें तार्किक हेतु लॉजिक की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान के लिए सिर्फ तार्किक हेतु ही पर्याप्त नहीं माने जा सकते हैं। इसके लिए निर्णायक साक्ष्य भी आवश्यक होती है कि क्या प्रत्याप्ति की सत्यता को सुनिश्चित कर सके। अब यहाँ एक समस्या और प्रकट होती है कि सभी निर्णायक साक्ष्य निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक साक्ष्य किसी देश काल के सापेक्ष नहीं निर्णायक हो सकता है। मतलब हर चीज़ में जो है कि विभिन्नताएं होती ही हैं। इस आधार पर किसी प्रत्याप्ति को 100% सत्य होने के दावा नहीं किया जा सकता है। समकालीन दार्शनिकों ने भी इस समस्या को गंभीर अनुशीलन किया है। इन संबंध में गेरेटियर नामक दार्शनिक का उल्लेखनीय और उन्हीं के आधार पर गेरेटियर समस्या का अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञान अनुमान की प्रक्रिया माध्यम से प्रामाणिक एवं सत्य विश्वास कर रखा है, जिसके आधार पर वह ऐसी प्राप्ति में विश्वास करता है जो संयोगवश सत्य हो सकता है। मतलब ऐसे बातों पर विश्वास कर रहा है जो संयोगवश में ही सत्य हो सकता है। इस आधार पर एक न्यायोचित और सत्य विश्वास को तर्कसंगत का दावा किया जाता है तो ज्ञात नहीं है। इसको गेरेटियर के कई उदाहरण द्वारा प्रमाणित किया, किंतु इनके अन्य दार्शनिक द्वारा उठाई गई अपेक्षाओं का कोई निरपेक्ष समाधान नहीं प्रस्तुत किया जा सका। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ज्ञान की कोई सर्वमान्य और समुचित व्याख्या प्रतिपादित नहीं की जा सकती है। अधिकांश दार्शनिकों के ज्ञान को परिभाषित करने के लिए विश्वास, सत्य, प्रमाण तथा कुछ अन्य शर्तों का सहारा लिया जाता है। मतलब हम लोग किसी बातों को यदि हम लोग सत्यता पर आधारित है तो उसमें प्रमाण होना जरूरी है। विश्वास यदि होगा तो आपके बात को कोई सुनेगा, और उसमें सत्य होगा तो ध्यान से सुनेगा, और प्रमाण मिल जाएगा तो पूरा विश्वास के साथ जो है सुनेगा। तो ये चीज़ है, ये समस्त घटक विश्वास, सत्य, प्रमाण तथा अन्य शर्त संयुक्त रूप से ज्ञान को प्रतिपन्न करते हैं। वास्तव में इसके द्वारा ज्ञान की कुछ शर्तों की परिस्थितियों में व्याख्या अवश्य की जा सकती है, किंतु ये ज्ञान का निर्दोष एवं निरपेक्ष रूप से परिभाषित करने में असमर्थ होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यालय के पाठ्यक्रम का चयन और निर्धारण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ज्ञान मीमांसा के प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम में पाठ्य विषयों के चयन व निर्धारण हेतु विषयों के पाठ्य वस्तु के संकलन हेतु पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हेतु आदि विशिष्ट दार्शनिक विशेषण से प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को किस प्रकार का वेद ज्ञान प्रदान किया जाए, कौन सी पाठ्य सामग्री श्रेयस्कर होगी, किन शिक्षण विधियों की प्रयुक्त किया जाए आदि का ज्ञान मीमांसा की विवेचना पर आधारित होते हैं। मतलब ये सारे चीज़ जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही जो आते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखते हैं 1.3.2 दर्शन और ज्ञान मीमांसा। दर्शन और ज्ञान मीमांसा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दर्शन में ज्ञान मीमांसा का क्या महत्व है और ज्ञान मीमांसा का क्या स्वरूप है, इन प्रश्नों का पर विचार करने से दर्शन और ज्ञान मीमांसा का संबंध ज्ञान मीमांसा का महत्व और स्वरूप में स्पष्ट हो जाता है। जीव जगत और मानव अस्तित्व को समझने के लिए दर्शन का वह प्रयास जो बुद्धि और चिंतन के बल पर सभी समस्याओं का हल ढूंढता है। ज्ञान मीमांसा को दर्शन के विषयों को समझने और उसका बोध प्राप्त करने का साधन कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा पर निर्भर करता है, क्योंकि दर्शन में किसी भी प्रकार की विवेचना के लिए तथा उसका सही अर्थ बोध कराने के लिए ज्ञान के साधन ज्ञान की प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में दार्शनिक नहीं अपितु सामान्यतः श्रेणी का ज्ञान माना जाएगा और इसका बौद्धिक मीमांसा का प्रमाणिक से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। ज्ञान मीमांसा का वास्तविक संबंध दार्शनिक प्रश्नों से ही है। लौकिक जीवन में साधारण विषयों को ज्ञान मीमांसा का विषय नहीं माना जाता है। ज्ञान मीमांसा स्वतः ज्ञान के विषयों में ही प्रश्न उठाता है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, सत्य ज्ञान के क्या प्रमाण हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग जो है कि जिस प्रकार से हम लोग ज्ञान को जानना है तो ज्ञान क्या है, ज्ञान
ज्ञान क्यों है, ज्ञान कैसे है, ज्ञान किस प्रकार से है, ज्ञान कैसे अर्जित किया जा सकता है, इन बातों को ही जो है कि ज़्यादा बल देती है। सत्य ज्ञान की प्रमाण अथवा इसका निर्धारण कैसे होगा, ज्ञान और भ्रम में क्या अंतर है, मतलब ज्ञान और भ्रम क्या है या अंतर क्या है आदि। ज्ञान मीमांसा का कार्य ज्ञान के अतिरिक्त सत्ता या तत्व के विषयों की मीमांसा करना दर्शन का सीधा संबंध तत्व मीमांसा से है। व्यापक अर्थों में इसे दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है और तत्व शास्त्र का सही निरूपण ज्ञान मीमांसा के अभाव में संभव नहीं है। सत्ता और तत्व को जानने के लिए ज्ञान मीमांसा के साधनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सत्ता के स्वरूप निर्णय होते ही ज्ञान का सत्यता और असत्यता, ज्ञान असत्यता के प्रश्न उठ खड़ा होता है और फिर इसके ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता हो जाती है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र ज्ञान मीमांसा का भी अध्ययन किया जाता है और ज्ञान मीमांसा द्वारा दर्शन के विषयों के सत्यता असत्यता का निर्धारण भी किया जाता है। दर्शन यदि विश्व के अंतिम सत्य को जानना चाहता है, दर्शन यदि विश्व के अंतिम सत्य को जानना चाहता है, मतलब क्या दर्शन जो है, जो विश्व है मतलब संसार है, उसका अंतिम सत्य को जानना चाहता है, तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस जानने के लिए जो साधन हो वह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हो। दर्शन केवल ना तो समानता पर विचार या ज्ञान पर निर्भर करता है और ना ही केवल कुछ धारणों पर विचार और परंपराओं पर निर्भर करता है। इसमें ज्ञान की पूर्ण संतुष्टि आवश्यक होती है जो कि प्रामाणिक ज्ञान पर निर्भर होती है। अतः यही प्रामाणिक और सत्य का ज्ञान ही दर्शन का अभिन्न अंग बन जाता है। आधुनिक दर्शन तो वैज्ञानिक आलोक में भी पला बढ़ता है। विशेष रूप से पश्चात आधुनिक दर्शन में ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता और बढ़ जा गई है। 1.3.3 सामान्य ज्ञान। हम लोग सामान्य ज्ञान को जो जीके भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस है, इसका अर्थ जो यहाँ पर कॉमन सेंस के रूप में लीजिए। ज्ञान मीमांसा के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है कि इसका सामान्य ज्ञान का प्रचलित ज्ञान से अंतर स्पष्ट हो। अनेकों विश्वास, धारणाएं आदि जिनको प्रारंभ में सत्य मान लिया गया था उन्हें सामान्य ज्ञान माना जाता था, किंतु यह आगे चलकर असत्य सिद्ध हुई। जैसे पृथ्वी समतल है या रोग किसी भूत प्रेत के कारण होते हैं। यह देखिए, पहले क्या व्यक्ति जो है कि मतलब डॉक्टर चिकित्सा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। इसके कारण से लोग जो है कि जो बीमारी हो जाता था या कुछ हो जाता था तो लोगों को लगता कि नहीं कहीं भूत प्रेत जो है पकड़ लिया है, भूत के कारण से जो है कि ये सारा चीज़ हो रहा है। तो ये प्रकार के विश्वास भी होते थे, धारणाएं होती थी। ज्ञान मीमांसा का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक है इसका सामान्य ज्ञान परिचित ज्ञान से अंदर स्पष्ट हो। अनेक विश्वास, धारणाएं आदि जिनको प्रारंभ में सत्य मान लिया गया था इन्हें सामान्य ज्ञान माना जाता था, किंतु यह आगे चलकर असत्य सिद्ध हुई। मतलब इसको जो है कि असत्य सिद्ध हो गई। जैसे पृथ्वी समतल है, जैसे हम लोग को जो है समझ लगता था, बहुतों को लगता था, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि पृथ्वी जो समतल है, यह रोग किसी भूत प्रेत के कारण होते हैं, या स्वप्न में आत्मा देश के काल भ्रमण के करती है आदि। इन्हें आधुनिक विवेचना में अत्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य ज्ञान के निर्माण में स्रोत अपने आप प्रमाणिक तथा वैध नहीं होते हैं, जिसके कारण अधिकांश इन पर आधारित ज्ञान के विश्वसनीय नहीं होता है। सामान्य ज्ञान के निर्माण के स्रोत पर निम्न स्वीकार किए जाते हैं। पहला सामाजिक समूह, पहला जो है सामाजिक समूह है। दूसरा जो है समाज से परिचित विचारधारा, विश्वास, अनुभूति, आदत आदि। समाज के व्यवहारिक सूत्र, लोकोगीतियाँ, स्पष्ट विश्वास आदि। अब हम लोग 1.4 ज्ञान मीमांसा के कार्य। ज्ञान मीमांसा के क्या कार्य हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ज्ञान मीमांसा से संबंधित कार्यों को नीचे उल्लिखित बिंदु के रूप में व्यक्त करके भली भांति समझा जा सकता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञाता, ज्ञान और ध्येय के संबंधों को विस्तृत व्याख्या की जाती है। जिस प्रकार ज्ञाता को किसी विषय धैर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ज्ञान संबंध विषय को और ज्ञाता दोनों से होता है। दार्शनिक चिंतन की विशेषता के आधार पर ज्ञाता, ज्ञान और धैर्य की त्रिपुटी की व्याख्या ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। ज्ञान मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य और क्षेत्र ज्ञान के स्रोतों में से संबंधित प्रश्नों और विवादों का समाधान ढूंढना है। दर्शन में ज्ञान के प्रमुख 4 स्रोत माने गए हैं। अपार्थ वाक्य, शब्द, प्राण, ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, चिंतन स्रोत के रूप में तर्क बुद्धि का उपयोग और आंतरिक सूझता प्रज्ञा का उपयोग। ज्ञान मीमांसा के माध्यम से ज्ञान इन सभी स्रोतों का विवेचन की जाती है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की वैधता तथा ज्ञान की सत्यता का असत्यता पर मीमांसा की निश्चित कसौटियों के आधार पर की जाती है। अनेक दार्शनिक मतों में अपने अपने सिद्धांतों के अनुरूप सत्य की कसौटियाँ निर्धारित की हैं, जैसे प्रत्यक्षवादी सूक्ष्म सिद्धांत, वस्तुविदित संवाद सिद्धांत, फलवादियों में संतोषजनक परिणाम के सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया है। ज्ञान मीमांसा के द्वारा ही सत्य की कसौटी तथा ज्ञान की वैधता पर निर्धारण किया जाता है। ज्ञान
व्यवस्था में ज्ञान के स्वरूप प्रतिष्ठित करने हैं तो उसका अन्य ज्ञान व्यवस्था के संपर्कों जैसे चिंतन, स्मृति, विश्वास, अज्ञान, सत्य इत्यादि के संबंधों में विवेचना की जाती है। यहाँ पर जो है चिंतन के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर जो है स्मृति के बारे में, विश्वास के बारे में, ज्ञान के बारे में सत्य के बारे इत्यादि संबंधों की विवेचना जो है कि ज्ञान व्यवस्था के द्वारा होती है। ये सब ज्ञान की व्याख्या करने के लिए साधन है। ज्ञान व्यवस्था का केंद्र बिंदु के साध्य है। संक्षिप्त में ज्ञान व्यवस्था का प्रमुख कार्य ज्ञान मानव बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की अवैधता, प्रमाणित प्राप्त स्रोतों, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और विधियों के सत्य असत्य, प्रमाण और भ्रम आदि की व्याख्या व तार्किक विवेचना करना ही इसकी विषय वस्तु है। ज्ञान व्यवस्था के महत्व के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ज्ञान व्यवस्था का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान व्यवस्था के अभाव में कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब यदि ज्ञान व्यवस्था नहीं है तो दर्शन शास्त्र जो है कि कभी भी जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान व्यवस्था दर्शन शास्त्र का वह अभिन्न अंग है जो ज्ञान की उत्पत्ति, आकार, प्रकार, सीमा, सत्यता और उसकी कसौटी की विवेचना करता है। ज्ञान की क्या प्रकृति है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके आधार है। व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त करता है वह कैसे प्राप्त करता है, इन बातों की जो है ज्ञान व्यवस्था ही चर्चा होती है। इन सभी प्रश्नों का समाधान ज्ञान व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। प्राचीन काल में प्लेटो ने आधुनिक युग में तार्किक प्रत्यक्षों और ज्ञान व्यवस्था का अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। ज्ञान व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सभी प्रकार के पाठ्य विषय अधिगम से समाहित है। इसमें ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान व्यवस्था लोगों को एक बुनियादी साधन तंत्र प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह मूल आधारभूत प्रश्नों जैसे ज्ञान का क्या है और इसकी क्या सीमाएं हैं, कैसे ज्ञान न्याय संगत है, कैसे ज्ञान का संबंध अन्य मतों से है, जैसे सत्य, विश्वास और तर्क संगतता आदि का अध्ययन, विवेचना एवं विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान व्यवस्था का सदैव यह प्रश्न निहित रहता है कि आप कैसे जानते हो, क्या जानते हो, साक्ष्यों को आकलन करता है, विश्वसनीयता निर्धारण, विवेक की सत्य आदि के लिए भी आपकी क्या अंतर है। ज्ञान व्यवस्था एक संप्रदाय के साथ साथ आधारभूत और अमूर्त है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ज्ञान व्यवस्था होती है। यदि आप आलोचनात्मक चिंतन इसके संदर्भ में करते हैं या स्वयं की वैचारिक आधार पर निर्णय लेते हैं, आप ज्ञान व्यवस्था को निर्धारित करते हैं कि कैसे आप सत्य की असत्य में भेद करते हैं। यदि ज्ञान व्यवस्था विश्लेषण के आधार पर प्रमाणित परिकल्पनाओं का सुसंगत नैतिक तंत्र विकसित करता है जिसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करने पर प्रयत्न करता है। शैक्षणिक परिदृश्य में इसका अत्यंत महत्व है क्योंकि इस क्षेत्र में ज्ञान व्यवस्था की विवेचना के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण, पाठ्य विषयों का चयन, शिक्षण विधियों का विधान और नियोजन, पाठ्य क्रियाओं के पाठ्यगामी क्रियाओं का आदि का निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर सवाल सीधे आ गए हैं जो हम लोग अभी जितने पढ़ें उसमें जो है कि बीच में जो सवाल आते हैं उस चीज़ को यहाँ पर लिखे गए। अभ्यास प्रश्न, ज्ञान व्यवस्था शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन शब्दों से हुई। यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञान व्यवस्था जो है ग्रीक भाषा जो है उसके किन शब्दों से हुई है। ज्ञाता, ज्ञान और देह का संबंध किससे होता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। सामान्य ज्ञान के निर्माण में स्रोत कौन कौन से होते हैं। सत्य, विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्राप्ति का क्या कहते हैं। ये जो है कि सवाल है जो आप लोग को हल करना चाहिए। तो आप लोग हल करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ज्ञान तथा कौशल में अंतर को देखते हैं। ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है उसको थोड़ा देखते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि से ज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं मिलती हैं। सामान्य रूप से भारतीय विचारधारा के अनुसार ज्ञान का अर्थ शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार दिया गया है। ज्ञान जानना, बोध, जानकारी, संवय, बोध, पदार्थ का ग्रहण करने वाली मन की वृत्ति, शास्त्रुलीन आदि से आत्मा का तत्व को अवगत कराना, आत्मसाक्षात्कार, बुद्धिवृत्ति आदि भारतीय चिंतन में ज्ञान का प्रभाव भी कहा गया है। परमा भी कहा गया है। मीमांसा दर्शन में कहा गया है परमा अज्ञान तथा सत्य पदार्थ का ज्ञान है। शब्दकोश के अनुसार परमा के अर्थ है शुद्ध बोध यथार्थ ज्ञान जो जैसा है उसको उस रूप में जानना है। ज्ञान को अंग्रेजी के नॉलेज में कहते हैं। नॉलेज शब्द में निम्नलिखित अर्थ बताए गए हैं। किसी तथ्य या सत्य का अस्तित्वान वस्तु का निश्चित प्रतिष्ठा का असंगित ज्ञान, पहचान सीखना, पंडित
तथ्य ससूचना, किसी चीज़ के कुशल होना तथा किसी तथ्य व्यक्ति का परिचय आदि। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में परिभाषित किया गया ज्ञान की शिक्षा का अनुभव के माध्यम से अर्जित सूचना या जागरूकता है। ज्ञान अर्जित करने के अनेक माध्यम हैं, जैसे पुस्तक पढ़ के, समाचार पत्र के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न विषयों के द्वारा। मतलब यहाँ पर बोला गया है यदि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो पुस्तक पढ़ के अर्जित करिए, नेट के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है सूचनाओं को जो समाचार पत्र से सूचना के द्वारा पढ़ कर सकते हैं। विभिन्न विषयों का अध्ययन माध्यम आदि आदि बहुत सारे आदि हैं जिसमें जो हम लोग जो है ज्ञान को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ज्ञान की सैद्धांतिक सूचना के विभिन्न आयाम समाहित रहते हैं जो कि एक विषय के अध्ययन किए जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं का अर्जन, कैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, स्पर्श आदि, मतलब हमको कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, इन सारी चीज़ों को जो हम लोग जो है किताब के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं और ये चीज़ का जो हम लोग प्रयोग जो है करते हैं और हमारा ये ज्ञान होता है। इसी कारण से इस सारी चीज़ों का प्रयोग हम लोग आसानी और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ज्ञान के प्रत्यय से आश्रय तथ्यात्मक सूचना और सैद्धांतिक प्रत्ययों के साथ अंतर्गत होते हैं। ज्ञान की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हस्तांतरित किया जा सकता है और इसे अवलोकन एवं अध्ययन के माध्यम से अर्जन किया जाता है। कौशल से तात्पर्य है कि किन्हीं विषयों की परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग में लाने का योग्यता है। कौशल व योग्यता जो अच्छे प्रदर्शन में सहायक होती है। किसी भी कौशल का विकास करना व उसमें उत्कृष्ट लाना अत्यंत कठिन कार्य है जिसके लिए अत्यंत अभ्यास की आवश्यकता होती है। कौशलों का विकास अभ्यास के माध्यम से ज्ञान इंद्रियों के प्रभावी संयोजन से होता है। जैसे सामाजिक कौशल या विकास लोगों में अंतक्रिया करके, उससे बातचीत करके, उसको सुनकर और उनको देखकर आदि माध्यमों से किया जाता है। किसी भी कौशल का परिणता प्राप्त करने हेतु तो परिवर्तन व त्रुटि का नियम सबसे उपयुक्त है, किंतु कुछ व्यक्तियों में कुछ जन्मजात कौशल होते हैं जिन्हें आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कौशलों के प्रमाणित होता है आवश्यक है, जैसे शिक्षण कौशल, संगठन कौशल, प्रदर्शन और कौशल, तकनीकी कौशल आदि। संक्षिप्त में ज्ञान शिक्षा का अनुभव द्वारा सूचना का जागरूकता का अर्जन, जबकि किसी परिस्थितियों में कौशल के अनुप्रयोग की योग्यता ज्ञान की शिक्षा या अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि कौशल अभ्यास के माध्यम से होता है। ज्ञान सैद्धांतिक और समाहित रहता है, जबकि कौशल व्यवहारिक योग्यताओं को ज्ञान का अर्जन किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है। ज्ञान जो है जन्मजात नहीं होता है, उसे अर्जन किया जाता है, जबकि कुछ कौशल जन्मजात हो सकते हैं। कुछ ऐसे कौशल होते हैं जो जन्मजात हो सकते हैं। ज्ञान और कौशल के अंतर को संक्षेप में नीचे प्रकाशित तालिका के चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ पर जो है ज्ञान को जो अलग अलग चित्र के माध्यम से स्किल जो है, नॉलेज वर्सेस स्किल को यहाँ पर समझाया गया है, जो आप लोग आराम से इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अर्थात सीखने वाला, शिक्षार्थी अर्थात सीखने वाले के विभिन्न उपागमों, विधियों, प्रवृत्तियों, युक्तियों एवं साधनों के माध्यम से अधिगम परिस्थितियों का सृजन करते हैं और सीखने वाले अर्थात अधिगमनकर्ता स्व गति से सीखते हैं। शिक्षण की प्रासंगिकता तभी मानी जाती है जब अधिकर्ता का व्यवहार वांछित परिवर्तन हो जाए। शिक्षण में सामान्यतः सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन निहित रहता है। इसमें शिक्षक की भूमिका अधिगम में सहायता पहुंचाने वाले मार्गदर्शन के रूप में, जो कि विभिन्न निर्देशित चर्चाओं, स्वतंत्र प्रश्न कार्य करने में अवसर प्रदान करके अधिकर्ताओं को सक्रिय प्रतिभागी में समर्थन बनाने और चिंतन के साथ कार्य करने आदि होती है। प्रशिक्षण की सामान्यतः किन्हीं कौशलों के विकास की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण की क्रियात्मक माना जाता है। प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र के विशेष के कौशलों का दक्षता का परिणता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक पक्षों का ज्ञान आवश्यक है। प्रशिक्षण का अर्थ अधिकर्ताओं को भी किसी कला, कौशल, व्यवसाय आदि के अभ्यास द्वारा दक्षता प्रवीणता में लाने से प्रशिक्षण के एक प्रकार के तकनीकी से है, जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के स्वीकृति मानकों के रूप में अनुरूप एवं व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति को विकसित किया जाता है। संक्षिप्त में शिक्षण के किसी वस्तु, शैक्षणिक ज्ञान, संप्रदाय यादा पक्षों के संबंधित होता है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का संबंध अधिगमिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहार परिवर्तन की दक्षता विकास से होता है। प्रशिक्षण शिक्षण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट गहन केंद्रीकृत होता है। शिक्षण का वह उद्देश्य होता है लोगों की जिज्ञासा के संकुचित करना, व्यवहारों के अपेक्षित परिवर्तन तथा परिष्कृत करना, जबकि प्रशिक्षण का उल्लेख वांछित परिवर्तन लाकर कौशलों को एवं प्रशिक्षण दक्षता को विकसित करता है। और शिक्षण सामान्यतः शैक्षणिक जगत के संवर्धित होता है, जबकि प्रशिक्षण शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जगत का दोनों संबंधित होता है।
शिक्षकों अपने शिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित करते हुए, जबकि प्रशिक्षण को प्रस्तुतों को करते हुए शिक्षण सदैव प्रशिक्षण के लिए सख्त आधार तैयार करने में सहायता देता है, जबकि प्रशिक्षण इसी आधार पर कौशल तथा दक्षता का विकास करता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ज्ञान तथा सूचना में अंतर। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान के साथ इस चीज़ को देखिए और सुनिए किस प्रकार से ज्ञान और सूचना में अंतर होता है। ज्ञान के विषय में पूर्व में चर्चा किया जा चुका है। पूर्व में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ज्ञान के बारे, ऊपर में जितने हैं हम लोग बार बार ज्ञान के बारे में चर्चा की है। एक सामान्य धारणा के अनुसार किसी भी विषय के संदर्भ में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कब आदि प्रश्नों ऐसे उत्तर को ज्ञान करते हैं। मतलब हम लोग क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इस प्रकार के सवाल पूछते हैं तो इसका जो है कि हम लोग का इसका आंसर मिलता है। जब आंसर मिलता है तो हम लोग जो है कि ज्ञान उसी को ज्ञान करते हैं। जिस उत्तर में से फिर किसी प्रश्न का जन्म ना हो, मतलब जिस उत्तर ऐसा एक समय उत्तर आ जाएगा जिसमें उसके बाद प्रश्न का और प्रश्न नहीं जन्म लेंगे, उसे हम लोग ज्ञान कहेंगे। इंद्रियों द्वारा अर्जित वस्तु संबंधी या किसी संदर्भ विशेष की जानकारी को सूचना कहते हैं। मतलब इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह के द्वारा जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे सूचना कहते हैं। सूचना शब्द का वर्णन संदर्भ विशेष संबंधित सूचनात्मक संगठित एवं संसाधित आंकड़ों के रूप में होता है, जो कि प्रासंगिक एवं उपयोगी होते हैं। उसके लिए जो व्यक्ति इन्हें जानना चाहता है, सूचना में निहित पदार्थ एवं तथ्य की अपरिता के रूप में अवलोकन द्वारा संहित किए जाते हैं। सूचना के प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अंक, शब्द, चित्र एवं ध्वनि के माध्यम से होता है। इसे लोगों के मध्य बहुत आसानी के साथ बोधपूर्ण रूप से पहुंचाया जा सकता है। प्रसक्त एवं तथ्य के रूप में संयोजित सूचना की प्रकृति स्वतंत्र एवं मुक्ति होती है। संक्षिप्त में ज्ञान के तरफ पर अनुभव अर्जित प्रशासनिक एवं उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं में से है, जबकि सूचना का संबंध संदर्भ विशेष निहित तथ्यों के व्यवस्थित कर्म से है। ज्ञान की उपयोगी और प्रसारित सूचना निहित होती है, जबकि सूचना के केवल संशोधित तथ्य होते हैं। ज्ञान की सूचना अनुभव एवं अंत प्रज्ञा के संयोजन माना जाता है, जबकि सूचना को तथ्यों और संदर्भ के संयोजन माना जाता है। ज्ञान में किसी विषय की सांद्रता को बढ़ जाती है, जबकि सूचना तथ्यों के प्रतित्व को बढ़ाता है। ज्ञान को हस्तांतरण के लिए अधिगम का होना आवश्यक होता है, जबकि सूचनाओं का हस्तांतरण का आसानी से बिना अधिगम भी किया जा सकता है, यदि किसी क्षेत्र या विषय के अपेक्षित ज्ञान के आधार पर संभाव्य मूल कथन किया जाता है। यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो हम लोग जो ज्ञान है, ज्ञान जो है उसे अर्जित किया जाता है। ज्ञान जो है क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे की बातों को जो करते हैं तो एक बार इतना सारा सवाल पूछ लिए और सवाल का आंसर आते आते एक समय ऐसा आंसर आता है इसके बाद कोई सवाल ही नहीं बनता है, उसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। जबकि सूचना क्या है, सूचना हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अर्जित किया जाता है। कान, नाक, मुंह, है ना, उसमें जो है कि हम लोग जीव के द्वारा भी अर्जित कर लेते हैं, टेस्ट के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, कान के माध्यम से, आँख के माध्यम से, उसे हम लोग सूचना कहते हैं। सूचना को जो हम लोग प्रसारित करने में बहुत ही सरलता होता है। ज्ञान को जो अधिगम के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, यही बातें को यहाँ पर जो है बताया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। जबकि सूचना के आधार पर ऐसा संभव नहीं है, तब सभी ज्ञान एक प्रकार की सूचनाएं हैं। जितने भी ज्ञान है एक प्रकार की सूचना है, जबकि सभी प्रकार की सूचनाएं ज्ञान को हो या आवश्यक नहीं। मतलब जितने प्रकार का ज्ञान है वो सूचनाएं हैं, जबकि सभी सूचनाएं जो है ज्ञान नहीं हो सकती है। ये भी बात है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ संज्ञात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यताओं का होना आवश्यक है, जबकि सूचना प्राप्त करने के लिए संज्ञात्मक योग्यता होना आवश्यक नहीं। मतलब सूचना को प्राप्त करने के लिए संज्ञात्मक अवस्था हो या कोई भी अवस्था नहीं, योगात्मक हो, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संज्ञात्मक और विश्लेषणात्मक होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं तर्क तथा विश्वास में अंतर। तर्क और विश्वास में क्या अंतर है? दर्शन शास्त्र में तर्क कथनों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात को प्रमाणित एवं वैध प्रस्तुत की जाती है। उन्हें सत्य के प्रमाण हेतु कारण प्रदर्शित किए जाते हैं। आमतौर पर तर्क का चिंतन सर्वोच्च स्तर माना जाता है। तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रायः औपचारिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। जब किसी उद्देश्य विशेष को केंद्र में रखते हुए संगठित तथा व्यवस्थित स्वरूप को चिंतन प्रक्रिया की जानती है एवं इसमें कार्य कारण संबंधों का स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे तर्क कहते हैं। तर्क वास्तव में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की ऐसी उच्च स्तरीय संज्ञात्मक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान तथा अनुभव को आधारित बौद्धिक कसौटियों के द्वारा कुछ संगठित तथा व्यवस्थित सोपानों का अनुसरण करते हुए किसी समस्या का सर्वोत्तम समाधान निकालने का प्रयास करता है। तर्क में संकेतों, प्रतीकों, भाषा, प्रत्ययों आदि का प्रयोग किया जाता है। तर्कों का मुख्यतः दो प्रकारों से विभाजित किया जाता है। पहला निगमन तर्क तथा दूसरा आगमन तर्क।
सामान्यतः विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आदि के प्रति मानव की मनोवृत्ति अभिव्यक्तिकरण। विश्वास मानव के व्यक्तित्व का एक अस्थायी एवं अभिव्यक्ति रूप जो कि उसके विचारों और क्रियाकलापों का प्रदर्शन में दिखता है। विश्वास एक मानसिक शक्ति है। इसमें शक्ति का अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर किसी विषय के तथ्यात्मक निश्चित के साथ कथन और कार्य करता है। एक व्यक्ति जो कुछ जानकारी रखता है उसे वह सकारात्मक और नकारात्मक कथनों के व्यक्त करता है क्योंकि इस पर उसका विश्वास होता है। विश्वास की सत्यता का असत्यता विषय एक व्यक्ति के ज्ञान की सीमाएं पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का ज्ञान केवल अनिवार्य सत्यों पर जैसे गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की ही हो सकता है। से सभी विषयों का विश्वास हम समय परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं जहां प्रत्येक अनुभाविक विषयों के प्रमाण उपलब्ध होना संभव नहीं है। ज्ञान के एक सत्य विश्वास भी माना गया है जो कि किसी अटकल या अंदाजा पर निर्भर ना हो। संक्षिप्त तर्क यह है द्वारा प्राप्त किए गए सब प्रमाणिक और वेद माना जाता है, जबकि विश्वास पर आधारित ज्ञान प्रमाणिक या अप्रमाणिक तथा वेद या अवेद किसी भी श्रेणी को भी हो सकता है। तर्क के लिए उच्च स्तरीय मानसिक चिंतन प्रक्रिया आवश्यकता होती है, जबकि विश्वास एक सामान्य मनोस्थिति होती है। तर्क कारण नियमों का आधारित होते हैं, जबकि विश्वास के साथ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, तर्क परमाणुभाविक एवं इंद्रिय भावनिक कथनों पर आधारित होते हैं, जबकि विश्वास केवल भावनिक पर आधारित होते हैं। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, जैसे आप लोग कर लीजिए। एक 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर का है। इसे करने के बाद अब हम लोग सारांश में पहुँचते हैं। सारांश में क्या क्या? प्रस्तुत इकाई ज्ञान मीमांसा की उत्पत्ति, ज्ञान मीमांसा के अर्थ, सामान्य ज्ञान, ज्ञान की शर्तों, ज्ञान मीमांसा के कार्य एवं उसके महत्व की व्याख्या की गई है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़े ना, तो उसमें क्या पढ़े? इसमें पढ़े ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ज्ञान के मीमांसाओं के कार्य, महत्व, व्याख्या। इसमें ज्ञान के परिधि के बारे में पढ़ लिए, विभिन्न प्रतियों और उसके अंतर, ज्ञान कौशल, ज्ञान सूचनाएं, शिक्षण, प्रशिक्षण, तर्क, विश्वास आदि का वर्णन किया गया जो हम लोग पढ़े अभी। और ये शब्दावली है। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है? तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है दर्शन शास्त्र का वह अंग जिसमें ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति, स्रोत, पारमाणिकता, अपारमाणिकता, वेदता, अवैधता तथा सत्यता, असत्यता की व्याख्या की जाती है, उसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। दूसरा है सामान्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सामाजिक विश्वासों, लोक रीतियों, विचारों, व्यवहारों, आदतों तथा अनुभूतियों आदि से होता है। मतलब ऐसा जो विचार है जो समाज के किसी भी कारण से, समाज के लोगों के लोक रीतियों से, विश्वासों से, व्यवहारों से आता है, उसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है? परंपरागत रूप से ज्ञान का साक्ष्यों पर आधारित एक सत्य विश्वास माना गया है। तर्क क्या है? अच्छा, पहले ज्ञान को देखते हैं। ज्ञान क्या है? परंपरागत रूप से ज्ञान को साक्ष्यों, मतलब परंपरागत, प्राचीन काल से ही परंपरा चलते आया और साक्ष्यों के आधार पर उसे जो है सत्य पर विश्वास माना गया है। समझे? उसके आगे बढ़ते हैं। तर्क कार्य कारण संबंध पर आधारित ऐसे उच्च स्तरीय संज्ञात्मक न्याय वाक्य को संगठित एवं व्यवस्थित सोपानों द्वारा समस्या का समाधान पर केंद्रित होते हैं। मतलब तर्क क्या है? कार्य कारण संबंध पर आधारित, कार्य कारण संबंध पर आधारित ऐसे उच्च स्तरीय संज्ञात्मक न्याय व्याख्या में संगठित व्यवस्थित सोपानों को जो है समस्या समाधान पर केंद्रित होते हैं। और अब जो है कि हम लोग अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न के उत्तर देना है। एस्पिटो के और लोगस ज्ञान मीमांसा और सामाजिक समूह, इस सब के बारे में यहाँ बताना है। जो है सहायक संघ ग्रंथ है और यहाँ निरात्मक प्रश्न है, जैसे लंबा करके लिखना है। तो ज्ञान मीमांसा की परिभाषा करते हुए इसके कार्यों का भी वर्णन कीजिए, ज्ञान मीमांसा को स्पष्ट कीजिए और इसके महत्व की विवेचना करें। ज्ञान मीमांसा तर्क, सत्य, विश्वास, उसकी विवेचना कीजिए। सामान्य ज्ञान को स्पष्ट करते हुए ज्ञान और सूचना का अंतर स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मीमांसा के महत्व को विवेचित करते हुए तर्क और विश्वास के अंतर स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मीमांसा के शैक्षणिक आधार को स्पष्ट करते हुए शिक्षण और प्रशिक्षण का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो है कि था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डेवी, प्लेटो, मार्टिन बुलर, पाओलो फेरर, संदर्भ, गतिविधियों, क्रिया, इन लोग क्या क्या बाल केंद्रित के प्रमुख हैं, ये जो भी किया है उसके बारे में हम लोग जो है कि कल जो है पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता।